Dear student, in this video we shall discuss about the next topics of chapter Force and Laws of Motion. The first topic is linear momentum. To understand this term, let us review some common example from our daily life. In the game of table tennis and cricket, we have observed many times यदि टेनिस की बॉल से किसी पर्सन को हिट करते हैं तो उसे कोई चोट नहीं लगती है, जबकि लेदर की बॉल जो क्रिकेट की बॉल होती है उससे कोई पर्सन को हिट करते हैं तो उसको जो है चोट लग जाती है। इसका कारण क्या है कि जो लेदर की बॉल है उसका मास टेबल टेनिस की बॉल की मास से ज़्यादा होता है। यहाँ हमने देखा कि ये टेबल टेनिस की बॉल है, एक वुडन ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हिट करता है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि ये लेदर की बॉल है क्रिकेट की और ये इसका मास ज़्यादा है तो ये वुडन ब्लॉक को डिस्प्लेस कर देता है। सो वी ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। सो वी डिफाइन momentum is the product of mass and velocity of the body. If mass of the body m, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जैसे कि कार, उसका मास है m और उसकी जो वेलोसिटी है वह है v मीटर पर सेकेंड। नाउ मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं p इक्वल टू एम इंटू वी। नाउ ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये मास है और ये इस वेलोसिटी पर इसका इम्पैक्ट देखते हैं हम जब ये इसमें मूव करती है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इस करके हम इसे कहते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड देयर। So, SI unit of momentum is P equal to M into V. M मास का यूनिट होगा किलोग्राम एंड वेलोसिटी उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और वी कैन राइट इट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या रेज़ टू पावर -1। रेज़ टू पावर -1 क्यों आया? क्योंकि ये जो सेकेंड है ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर को जब हम न्यूमिनेटर में लाते हैं इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर नेगेटिव में हो जाती है, और ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई। सो एमकेएस सिस्टम है ये। इसके अलावा एक सिस्टम और है जिसे कहते हैं सीजीएस। अकॉर्डिंग टू सीजीएस सिस्टम, सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, एस मीन्स सेकेंड, तो मास का ग्राम और लेंथ जो वहाँ पर वेलोसिटी आई उसका सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग तो मोमेंटम का जो यूनिट है वो बन गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी जो मोमेंटम का लॉ हमने पढ़ा ये हम कहाँ अप्लाई करने वाले हैं? न्यूटन्स के सेकंड लॉ में, जो न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ निकाला इस पर बेस्ड है, मोमेंटम पर बेस्ड है, इस करके ये समझना बहुत जरूरी था। तो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं, इसको हम ऐसे भी कहते हैं डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें पहले हम एक बॉडी लेते हैं जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, और एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं F, और जब इसमें बॉडी में F फोर्स अप्लाई करते हैं कब? t टाइम के लिए, तो इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v। देखो इसको हमने जो है पुश किया और ये बॉडी यहाँ पहुंच गई आफ्टर टाइम t एंड एक्वायर फाइनल वेलोसिटी v। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी p1 इक्वल टू m इंटू u एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी p2 इक्वल टू m इंटू v। देन चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू
P2 minus P1. Now rate of change of momentum equal to change in momentum upon time taken. क्योंकि जहां भी रेट वर्ड आ गया तो अपॉन टी, यानी इसको कंपेयर, टाइम के साथ कंपेयर करना होता है. सो अब इनके फॉर्मूले के फॉर्म रख दिया आपने, तो mv माइनस mu अपॉन टी. और अब डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन टी. अब हमने यहाँ m कॉमन ले लिया, v माइनस u अपॉन टी हो गया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया. अब v माइनस यू अपॉन टी को अलग रख दिया. ये हमने देखना है कि मोशन वाले चैप्टर में हमने एक्सीलरेशन को डिफाइन किया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे, देन इट विल बिकम v f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए कहां से आया? मोशन वाले चैप्टर से. a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. अब हमने इसका जो प्रोपोर्शन का साइन है इसे हटा देना है, इसके जगह पर हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, देन इट विल बिकम f इक्वल टू के एम ए. के क्या है? ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इसकी वैल्यू हम 1 कर देते हैं तो जो न्यूटन सेकंड लॉ बन जाएगा, दैट इज f इक्वल टू एम ए. इट इज अ मेजर ऑफ फोर्स, कि कितना फोर्स इस पर अप्लाई किया. दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम ए. अब इसकी हम ऐसा यूनिट देखते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, तो हमने फोर्स के लिए न्यूटन यूज करना है. और F इक्वल टू एम ए में 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन फोर्स इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 किलोग्राम. सपोज कर लो एक बॉडी है, उसका मास 1 किलोग्राम है. हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया और ये बॉडी ने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट टाइम वी विल से द फोर्स अप्लाइड इज 1 न्यूटन. नाउ 1n इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसके बेस पर अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है. तो और नंबर 1 मैंने बताया कि जब फोर्स कितना अप्लाई किया वो मास और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होकर के हमें पता लग जाएगा. अब इनको हमें कहाँ एप्लीकेशन मतलब कहाँ इनको यूज करना है? हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह ये यूज होते हैं. नंबर 1 सिंपल सी बात है, क्रिकेट के ग्राउंड में जब कोई प्लेयर बॉल कैच पकड़ता है तो उस दौरान अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है. क्या है उसमें कि जब ये देखो एक बॉल है, ये बॉल मूव कर रही है और ये इसको पकड़ रहा है, उस टाइम पर ये अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है. इस कारण से क्या होता है? ये मोमेंटम को डिक्रीज कर रहा है. मोमेंटम जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिकेट की बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस होकर के 0 आ जाती है. और जब वेलोसिटी 0 होगी तो मोमेंटम तो 0 हो गया, यानी इसका इम्पैक्ट 0 हो गया. उसके अलावा और यहाँ पर हम देखते हैं जब हाई जंप, कोई हाई जंप लगा रहा होता है और दूसरी तरफ को वहाँ पर कुशन बैट रख देते हैं या सैंड का बैग रख देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? कि उसको चोट ना लगे. अब चोट नहीं लगने का मतलब क्या है कि जैसे वो नीचे गिरता है, इट इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द एथलीट वुड बी रिड्यूस टू 0. अब तेज जंप लगा करके तभी जाके हाई जंप लगाता है, तो दूसरी तरफ जाकर के उसे रिड्यूस करके उसका मोमेंटम यानी उसका इम्पैक्ट हम खत्म कर देते हैं, उसको चोट नहीं लगती है. और कार में सीट बेल्ट लगाते हैं, जब कार चलानी होती है तो सीट बेल्ट लगाते हैं, ये भी इसका एप्लीकेशन है. अब इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम न्यूटन सेकंड लॉ के फॉर्म में कैसे डिड्यूस कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? F इक्वल टू एम ए, और एम ए का मतलब क्या है? एम वी माइनस यू अपॉन टी. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इट विल बिकम F इंटू टी
equal to ma means mv minus mu. Say equation number first. Now when no external force is applied then F equal to 0. आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक हिलती नहीं है जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, पर इस पर कुछ नहीं कर रहा है, देन F इक्वल टू 0 हो गया. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब हमने F की वैल्यू 0 रख दी, तो ये क्या बन गया 0 इक्वल टू mv माइनस mu. अब इसको ट्रांसपोजिंग करते हैं तो m माइनस mu इसके राइट हैंड साइड चला गया तो इट विल बिकम mv इक्वल टू mu. mm cancel, then it will become mu. Or to the body the will be continue to move with the same uniform velocity throughout the time t when no external force is applied on the body. If u equal to 0 then v will also be 0. तो क्या कंक्लूजन निकाला हमने? If the body is initially at rest, it will continue to be at rest when no external force is applied on the body. Now, Newton's third law of motion. Dear student, आपने देखा कि जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ फोर्स, ये फोर्स किस टाइप का होता है, और जब सेकेंड लॉ पढ़ा उसमें हम पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ फोर्स कि उसकी कितनी क्वांटिटी है, अमाउंट कितनी है. बट इन थर्ड लॉ वी हैव टू स्टडी द नेचर ऑफ फोर्स कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो यहाँ पर एक मैं आपको ये वीडियो से दिखा रहा हूँ कि एक इन्फ्लेटेड बैलून है. इस इन्फ्लेटेड बैलून को हमने जो है इसमें लगा रखा है कि ये बैलून जो है एयर बाहर निकले और बैलून दूसरी डायरेक्शन को जाए, मतलब कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है. इस करके ये जो है वीडियो शो कर रही है कि जो एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन. इसके अलावा जो हम इसके और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो हमारे लाइफ में बिना न्यूटन थर्ड लॉ के पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन हमको कॉमन लाइफ में पता नहीं होता कि ये भी न्यूटन लॉ है. जैसे कि वॉकिंग, टू वॉक ऑन द ग्राउंड. देखो हम चलते हैं, बचपन से चलना सीखा, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये न्यूटन थर्ड लॉ है. एक्चुअली हम क्या, हमारे जो फीट होते हैं वो ग्राउंड को पुश करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और जो ग्राउंड है वो हमें पुश करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो दोनों के इफेक्ट के कारण वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड. नेक्स्ट, जब स्विमिंग पूल है उसमें कोई स्विमिंग करते हैं, ड्यूरिंग स्विमिंग तो आपने देखा होगा कि वी पुश वाटर बैकवर्ड डायरेक्शन विद आवर हैंड और फीट एंड our as a action and our body move in forward direction as a reaction. Recoiling of gun, जब गन से बुलेट बाहर निकलती है तो जो गन है वो पीछे की ओर धक्का लगाती है, रिकॉइल करती है. ये भी जो है यहाँ इस एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देख सकते हैं. नाउ फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट. और आपने देखा है कि इंडिया ने जो स्पेस के टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है, तो इसमें ये लॉ पर कितना जो है यूजफुल है. तो इसमें क्या होता है, जेट के अंदर, रॉकेट के अंदर क्या होते हैं, सिंथेटिक फ्यूल्स होते हैं. वो फ्यूल्स जब वहाँ बर्न होते हैं वो एक हाई वेलोसिटी से, मतलब नोजल से बाहर निकलते हैं और अपना इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में. जो गैस बाहर निकली वो होगी, जैसे बैलून का भी एग्जांपल मैंने बताया, सेम वही चीज़ इसमें भी है. गैस बाहर निकली और जेट जो प्लेन्स हैं, जो रॉकेट हैं, वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. इतनी ताकत प्रोड्यूस करनी पड़ती है कि वो एस्केप, जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसे ओवरकम करना पड़ता है, तब जाकर के वो स्पेस में मूव कर जाते हैं. नाउ
द केस ऑफ हॉस पाइप होता है जब फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, आपने देखा कहीं पर ऐसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जो है फायर वगैरह लग जाती है, तो वहाँ वो आते हैं, उनकी गाड़ियों में जो है पाइप होती है, तो जो फायरमैन होता है वो जो है पानी वहाँ जब स्प्रे कर रहा होता है, आपने देखा होगा उसे होल्ड करना कितना डिफिकल्ट होता है। ये भी जो है इस फॉर्म में हम न्यूटन के थर्ड लॉ में हम इसको देख सकते हैं, मोमेंटम के फॉर्म में दे सकते हैं। जो मोमेंटम है ये कंजर्वेटिव है। कैसे कंजर्वेटिव है? द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन provided there is no external unbalanced force acting on them. Suppose a body A जिसका मास हो गया ma, एक दूसरी बॉडी ली B जिसका मास हो गया mb, अब उसकी वेलोसिटी होगी ua और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी होगी ub। अब देखो जैसे कि यहां पर हमने दिखा रखा है ये एग्जांपल में, मास और इनिशियल वेलोसिटी, मास ऑफ द बॉडी b एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या होगा कि ये बॉडी एक तरफ से मूव करना शुरू करेंगे और अभी तो बिफोर कोलिजन है, लेकिन जब ये कोलाइड करेंगे, एक दूसरे पर टकराएंगे, उसके बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी लाइक दिस। तो बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी अब बन गई va और जो दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी बन गई vb। तो यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी है इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, तभी जाके कोलाइड करेंगे। इसके लिए तो कोलाइड हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये कोलाइड बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसके बाद दे एक्वायर द फाइनल वेलोसिटी। एक बॉडी ए अपना जो इफेक्ट बी पर देती है दैट इज एफ ए बी, एंड द बॉडी बी अप्लाइड फोर्स ऑन ए एज एफ वी ए। आफ्टर कोलिजन फॉर each second the ball move separately। अब जब सेपरेटली मूव करें तो उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, ए की वेलोसिटी होगी va और b की वेलोसिटी होगी vb। सो अब हमने क्या कहना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। मोमेंटम ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कोलिजन। इसका फॉर्मूला रखा ma va माइनस MAUA। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ A इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ A अपॉन टाइम टेकन। अब इसका जब फॉर्म में रख दिया MAVA माइनस MAUA अपॉन T। अब जो ये फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं बॉडी पर, ये जो है क्या होते हैं, जो ए ने बी पर और बी ने ए पर अप्लाई किया, देन द फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए एफ बी ए इक्वल टू एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। सिमिलरली बॉल फोर्स अप्लाइड बाय ए टू बी, देन एम वी माइनस एम वी 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 माइनस एम वी यू वी अपॉन T according to Newton's third law of motion। थर्ड लॉ में क्या है, to every action there is equal and opposite reaction। अब FAB और FBA इक्वल हो जाएंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर माइनस FBA लिख दिया। अब इनको हमने वैल्यू के फॉर्म में रख दिया, यह आ गया है MVVV माइनस MVUV अपॉन T इक्वल टू माइनस, जो यहां लगा था माइनस और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू रख दी FBA की, दैट इज MAVA माइनस MAUA अपॉन T। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर में TT है, T को कैंसिल कर दिया, देन इट विल बिकम MVVB माइनस MVUB इक्वल टू माइनस MAVA प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, यहां पर ये जो लास्ट वाला है इसमें हो गया प्लस MAUA। नाउ इससे हमने जो है ट्रांसपोजिंग कर दिया, जो V वाली वैल्यू है एक तरफ, माइनस वाली एक तरफ जाए, प्लस वाली एक तरफ जाए, तो वो भी प्लस का बन गया। देन टोटल बिकम MVVB
प्लस एम ए यू ए इक्वल टू एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए। एक तरफ v वाले आगे, एक तरफ u वाले आगे, लेकिन टोटल जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहा। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो इस लॉ को हम अपनी लाइफ में कई जगह इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जब फ्लाइट करते हैं जेट प्लेन्स को, रॉकेट को, वहां भी जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। जो रॉकेट है वो मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन और जो मोमेंटम है इक्वल हो जाता है उसके एस्केपिंग गैस की।